एक बहुत बड़ा इशू है और शहबाज जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, पेशेंस कमेटी भी बनी, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स भी लिए गए, कुछ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कोशिश भी की कि ये जो बर्डन है सरकारी मुलाजमीन का पेंशन का वो कम किया जाए। ये जो गवर्नमेंट है वो भी एक कोशिश कर रही है, कुछ जो तजावीज़ थी अब उन पर अमल दरामद करने का फैसला किया गया। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की अगर आप मईशत की बात करें उसमें ये जो पेंशन है सरकारी मुलाजमीन की, ये कितना बड़ा इशू है और कितना ये बर्डन है जो आपके नेशनल एक्सचेकर के ऊपर। कामरान, ये एक बहुत ही एक संजीदा मसला बनता जा रहा है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो पेंशन है वो बजट से दी जाती रही है, उसका इंक्रीज भी और जो उसकी फाइनेंसिंग भी हर साल होती है, जिसकी वजह से अब एक बहुत बड़ा एक ड्रेन हो रहा है एक पब्लिक रिसोर्सेज के ऊपर। दुनिया भर में मुख्तलिफ इसके तरीके हैं पेंशन देने के, जिसमें कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन होती हैं कि जो एम्प्लॉई है वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जो एम्प्लॉयर है वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, फिर पेंशन फंड्स होते हैं जिसमें ये कॉन्ट्रीब्यूशन चली जाती हैं, उससे इन्वेस्टमेंट होती है, तो वहाँ से पेंशन की फंडिंग होती रहती है। पाकिस्तान में बड़ा ही एक लैक्स किस्म का पेंशन का निज़ाम है, जहाँ पे तमाम जो पेंशन है वो बजट से दी जा रही हैं और बड़ी ही एक इनकी एक कह सकते हैं कि इस किस्म के पेंशन का सिस्टम है जहाँ पे जिसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसा आपने सही कहा कि बहुत सारी हुकूमतों ने इस पर कमेटियाँ भी बनाई, कोई भी हुकूमत अभी तक इंक्लूडिंग दी PML एंड गवर्नमेंट इसको किसी नतीजे की तरफ नहीं लेके जा सकी। इस साल जो सबसे बड़ा खर्चा बजट के ऊपर तकरीबन 52% कर्ज़ों के ऊपर जो सूद की अदायगी है उस पर जाएगा। उसके अलावा दिफा के ऊपर तकरीबन 1/4, कभी 5वां हिस्सा, कभी 4था हिस्सा बजट का वो जाता है। तीसरा हिस्सा आपका होता है का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इस साल अब 1150 अरब है, और उससे थोड़ा ही कम जो 5वां जो आपका चौथा खर्चा है वो पेंशन का 1014 अरब रखा है। बट इस साल भी जो बजट रखा गया था पेंशन से, उससे कोई 85 अरब रुपया, ओरिजिनल बजट 801 था, 886 अरब अब हो गया है, 85 अरब रुपया ज़्यादा खर्च हुआ है। लेकिन जो PSDP रखा गया था 950 अरब का, वो कम होकर 700 अरब के आसपास रहेगा। तो इसी साल लग ऐसे रहा है कि जो पेंशन है वो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा फेडरल गवर्नमेंट का खर्चा बन जाएगा। और पेंशन की अगर आप बात करें, आपको पता ना कि हमारे यहाँ एक जो तासुर है कि लोग सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं। वो कहते हैं सरकारी नौकरी में आम तौर पर ऐसा नहीं है कि सारे लोग काम नहीं करते, कि एक चीज़ तो होता है कि आपको पेंशन ना सिर्फ आपको मिलती रहेगी, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपका इंतकाल हो गया तो आपकी अगर बेबा है या स्पाउस है उसको मिलेगी, फिर उसके बाद भी अगर आपके कोई अनमैरिड चिल्ड्रन हैं तो मतलब ऐसे भी केसेस होंगे कि शायद जो 100 साल से लोग जो है ना सरकारी खजाने से पेंशन ले रहे हैं। और आई थिंक इस चीज़ को एक डिस्करेज करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली एक अटेम्प्ट जरूर हुई है, अभी तक कामयाब नहीं हुई। पेंशन में 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान की आर्मी है, आर्म फोर्सेज हैं। उनका तकरीबन जो 2/3 होता है पेंशन का बजट उनका होता है, जितना भी बजट की एलोकेशन। जो 886 अरब रुपए ये माली साल है उसमें से 647 अरब रुपए जो है सरकारी जो आर्म फोर्सेज का है, और बाकी जो है वो सिविलियंस का है। तो सिविलियन साइड को रिप्रेजेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, असल वाली एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन फेडरल गवर्नमेंट की, और मिलिट्री साइड को GHQ के इसका पूरा विंग है, वहाँ पे जो ओवरऑल के बजट के मामला को देखता है वो देख रहे हैं। इस गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट की कि पेंशन को रैशनलाइज किया जाए, इसके जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसको ठीक किया जाए, और जो आने वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं, सिविलियंस हैं, मिलिट्री के हैं, उनकी जो पेंशन के जो तरीक़ाकार है उसको बेहतर किया जाए। इसी हफ्ते इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में एक समरी पेश हुई, वो समरी पास नहीं हो सकी कंप्लीट। उसके 3 बड़े कंपोनेंट्स थे। सबसे बड़ा कंपोनेंट ये था कि जो एग्जिस्टिंग पेंशनर्स हैं उनको रैशनलाइज किया जाए। दूसरा उसका कंपोनेंट ये था कि एक कॉन्ट्रीब्यूटरी जो पेंशन स्कीम है वो शुरू की जाए, और तीसरा कंपोनेंट था कि एक पेंशन फंड बनाया जाए। इस पे जो सबसे बड़ा एतराज़ कुछ ECC के मेंबरान की तरफ से ये आया कि ये काम वजारत ख़जाना का नहीं है कि वो पेंशन के जो एग्जिस्टिंग पेंशन है ये उसको कोई तब्दीली उसके अंदर ला सके। क्यों? उनका जी ये जो है अंडर दी जो आपके सिविल सर्विस जो एक्ट है, सिविल सर्वेंट्स एक्ट जो है, गालिबन सिविल सर्विस एक्ट उसका नाम है 1973 वाला, उसमें ये सारा तरीका डिफाइंड है। तो आप ECC की समरी से या वफाकी काबीना की समरी से इसकी मंजूरी नहीं ले सकते, चूँकि जो इसमें इस केस में जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो स्टेट के एम्प्लॉइज़ होते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको हायर करते हैं, और कहा यह जाता है कि 1998 में प्रेसिडेंट ने अपनी ये जो अथॉरिटी थी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डेलीगेट कर दी थी। तो जब ये समरी ECC में आई तो वो प्रोसेस गालबन फॉलो नहीं हुई, तो लीगल चैलेंजेस की वजह से समरी का अप्रूवल जो पॉइंट 1 था एग्जिस्टिंग वाला वो रुक गया। आगे 2 चीजें अच्छा, जो पॉइंट 1 बेशक रुक भी गया, मुझे इस बात पे हैरानी होती है, जैसे मैंने कहा कि पे एंड पेंशन कमेटीज भी बनती रही, और ऑब्वियसली जब भी बनती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जो पे एंड पेंशन कमेटी में भी लोग होते हैं
ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको तमाम हर रूल्स का पता होता है। ये एक अजीब बात है कि जब फैसले का वक्त आता है तो तब हमें अंदाजा होता है कि नहीं नहीं ये रास्ता नहीं था, वो रास्ता इख्तियार करना है। तो ये क्या डिलिबरेटली किया जाता है या एक इनकॉम्पिटेंस है? अब पता नहीं इसको क्या नाम दिया जाए, लेकिन आप इसको ये कम से कम कह सकते हैं, कल के बजट को हमने बाबूज का बजट किया, तो ये समरीज भी बाबूज ही बनाते हैं, तो उन्हीं की तरफ से इस केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है क्योंकि वो भी मुतासर हो सकते हैं। इतना उन्होंने नहीं किया होगा, इतना इन पे इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता, बट बहरहाल जो स्कीम वहां पे लाई गई थी वो एक कंप्रोमाइज स्कीम थी। उसके ऊपर भी बात करते क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस हुए, और जो स्कीम अब तय हुई, अभी अप्रूव तो नहीं हुई, उसका कोई ज्यादा हुकूमत को फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही एक कंप्रोमाइज किस्म की स्कीम तय हुई है। और जो मैंने चेक किया है, अगर वो पास हो भी जाती या हो जाएगी जब भी होगी, तो एग्जिस्टिंग पेंशनर की जो एनुअल सेविंग उससे निकलेगी वो सिर्फ 4 अरब रुपया होगी। तो कुछ भी नहीं है। जो अगले साल का बजट है उसका 0.4% है, जो पेंशन का बजट का 0.4% की सेविंग है। तो ये जो इसके अंदर था कि अब जो दूसरे जो प्रपोजल थे कि एक पेंशन फंड बना दिया जाए, वो पेंशन फंड कैसे बनेगा? जो सेविंग आएगी पेंशन की स्कीम की इंप्लीमेंटेशन से वो पेंशन फंड में डाल दी जाएगी। एक जो चीज अप्रूव हुई इन प्रिंसिपल वो ये है कि जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है, कि अब जो नया एम्प्लॉय आएगा वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, चाहे सिविलियन है या मिलिट्री है, उसकी जो ईसीसी ने मंजूरी दी है, जो सिविलियंस के लिए ये जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है इसका इतलाक हो जाएगा 1 जुलाई से, मतलब कि मंडे से। लेकिन मिलिट्री के लिए इसका जो इतलाक होगा वो 1 जुलाई 2025 से होगा, उसके ऊपर फौरी इतलाक उसका नहीं होगा। एक तो ये चीज। अब बात करते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइजेस कहाँ पे जो स्ट्राइक हुए हैं। 3-4 बड़ी चीजें कामरान इसके अंदर जो वो गवर्नमेंट करना चाह रही थी। अभी तो जो पेंशन इनको दी जाती है वो ये है कि लास्ट जो ड्रॉन सैलरी है जो उसके एक लेवल के ऊपर वो पेंशन तय होती है। तो उसमें प्रपोजल ओरिजिनल ये था कि इसको 3 साल की एवरेज पे कर दिया जाए। इस पे मिलिट्री का एतराज था, तो फिर कंसेंसस ये तय पाया कि इसको 3 साल की एवरेज की बजाय 2 साल की एवरेज के ऊपर ले जाया जाए। फिर भी मौजूदा से बेहतर है, लेकिन अब इसमें मसला ये है कि जो पेंशनर है उसका अपना एक आर्गूमेंट है कि मैं जब एक सर्विंग होता हूँ एम्प्लॉय, तो मेरे खर्चे जो मैंने सेट किए होते हैं अपनी आमदन के मुताबिक, तो जैसे मैं रिटायर होता हूँ मेरे खर्चे तो कम नहीं होते, बट मेरी पेंशन जो मैं होम टेक सैलरी है, चाहे वो पेंशन की सूरत में या तनख्वाह की सूरत में, वो कम हो जाती है। तो ये अब उसको 3 साल के बजाय 2 साल के ऊपर इनका कंसेंसस हुआ। लेकिन उसका काउंटर आर्गूमेंट ये भी हो सकता है कि जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो आप ज़ाहिर आपको रोज दफ्तर तो नहीं आना होता, जो आपको पेंशन मिलती है, हैंडसम अमाउंट मिलती है, तो उससे तो आपको कारोबार भी कर सकते हैं ना, वो अखराजात आप वहां से भी पूरे कर सकते हैं। तो आपका ख्याल है ये मतलब तो नहीं है कि अगर आप घर में बैठे हुए हैं और आपको उतने ही पैसे मिलते रहे जैसे आप स्टिल वो काम कर रहे हैं, तो आपका ख्याल है दफ्तर आते हैं तो जेब से खर्च करते होंगे। ऑलमोस्ट सबके बारे में तो ये बात नहीं कही जा सकती। मेजॉरिटी ऑफ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है जो सिविल सर्वेंट्स की, उनके तो सारे खर्चे सरकार आर्गुमेंट इवन के गाड़ी का कामरान वो नहीं है कि आप ठीक है, बट वो इसलिए लेकिन वो चीज तय होगी। बट गाड़ी का ये अलाउंस भी लेते हैं मंथली, ग्रेड 20, 21 और 22 के ऑफिसर्स, और उन्होंने घरों में गाड़ियां भी रखी हुई हैं। और कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनके घरों में गाड़ियां खड़ी हुई, खासतौर पर जो एफबीआर की। कामरान आपको याद होगा हमने कुछ अर्से पहले स्टोरी की थी कि किस तरह जो वर्ल्ड बैंक के कर्जे का जो पैसा है उसे एफबीआर में गाड़ियां खरीदने की एक अटेम्प्ट हुई थी, हमने खबर की वो रुक गया, लेकिन फिर उसका अप्रूवल ले लिया। अगर वो गाड़ियां खरीदी गई थी टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के लिए। और ये मेरी हुकाम से ये अपील भी है हुकूमत से, जरा चेक तो करें वो जो गाड़ियां अलॉट हुई थी टैक्स बेस ब्रॉडनिंग करी, किस किस के घर पे खड़ी हुई हैं और कहां खड़ी हुई हैं। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन ना हो तो मेरे से ले लीजिएगा, मैं दे दूंगा। मतलब एफबीआर ने ये समझा कि मोटरवे पे कोई टैक्स चोर भाग रहा है ताकि गाड़ी उसके पीछे पकड़ने के लिए की गाड़ियां, ठीक है। तो वो जो कभी गाड़ियां आने थे, हमने ये करना है वो करना है, वो गाड़ियां अब लोगों के घरों में इस्तेमाल हो रही है, ऑफिसर्स के घरों में। ग्रेड 20, 21, 22 तमाम उसके बेनिफिट ले रहे हैं। मैं ओपनली कह रहा हूं, ग्रेड 20, 21 और 22 के जो एफबीआर के ऑफिसर्स हैं उन गाड़ियों का फायदा उठा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि इसमें फर्दर आप बताएंगे रेडिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आपको पता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है। इंसेंटिव्स दें आप, अगर कोई अच्छा काम करता है उसको अच्छे पैसे दें, ये पेंशन वाले चक्रों से निकलें, क्योंकि ठीक है कोई इंसेंटिव सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे तो विच इज अ गुड वे। अच्छा, दूसरा जो अर्ली रिटायर, एक और जो इसके अंदर था कि 25 साल के बाद जो सिविल सर्वेंट्स है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। आर्मी का निजाम वैसे डिफरेंट है, उनका जो रैंकिंग और उसके हायरार्की के हिसाब से है। तो सिविलियंस के लिए अब इन्होंने ये प्रपोजल ये है जो अभी मंजूर होना है कि अगर 25 साल के बाद सर्विस के बाद कोई इंप्लॉय रिटायरमेंट लेता है तो उसके जो बेनिफिट्स होंगे उस पर एक पेनल्टी होगी 3% पर एनम, ठीक है। और इसका मकसद है कि लोगों को डिस्करेज करना है कि वो रिटायरमेंट लें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट हुई होती है।
तो उसको मैक्सिमम कैप कर दे कि जो मैक्सिमम रिडक्शन इन द पेनल्टी होगी वो 20% होगी मैक्सिमम, बट वो 3% पर एनएम पे वो करेंगे, विच अगेन इज अ गुड थिंग क्योंकि गवर्नमेंट का एक राइट है। मिलिट्री के चूंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स और होती हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स बाकी सारी चीज़ें, तो वो उनका निज़ाम पहले ही सेपरेट है इससे। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये थी कि जो फ्यूचर की जो पेंशन है उसका एक फार्मूला तय हो रहा है कि नेट जो आपके होंगी, जो आपके बेनिफिट्स, उसका कैसे कैलकुलेट होगा। वो 70% जो पेंशन होगी, जो आज वो अगर एम्प्लॉय रिटायर हो तो उसकी 70% पेंशन फ्यूचर में उसके मुताबिक उसको इंक्रीजेस मिलेंगे। एक इसके अंदर ये था कि जो आपने सालाना इजाफा देना है पेंशन के अंदर, जो पिछले 2 साल इनका ये था कि 3 साल की जो ओरिजिनल प्रपोजल था कि जो 3 साल की एवरेज है महंगाई की, एवरेज का 80% लेके उसके ऊपर इंक्रीज दे दिया जाए 1% या जितना भी। मिलिट्री का ये ख्याल था कि 3 साल की जब आप एवरेज लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसको करंट पे रखें कि जो भी करंट इन्फ्लेशन रेट है उसके मुताबिक आपको पेंशन में सालाना इजाफा मिलना चाहिए। बट जो कंसेंसस इनका जो है वो इसी पे हुआ है कि गालबन ये 2 साल की एवरेज लेके उसके हवाले से करेंगे, लेकिन इसके ऊपर अभी फाइनल चीज़ नहीं है, ये ओपन है। फैमिली पेंशन का जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम बात कर रहे थे, अभी तो अनलिमिटेड है ना, तो ओरिजिनल प्रपोजल ये था कि 3rd टियर तक पेंशन को महदूद कर दिया जाए फैमिली के अंदर, और 10 साल मतलब अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके जो स्पाउस है मेल या फीमेल उनको पेंशन मिलती रहेगी, और स्पाउस की डेथ के बाद 10 साल तक जो है उसको जो भी एलिजिबल है वो, लेकिन वो 3rd ईयर तक उन्होंने कर दिया था। अब इस पे कंसेंसस नहीं हो पा रहा था, तो अब ये तय पाया है कि इसकी जो होगी फैमिली पेंशन वो 3rd ईयर की बजाय 10 साल तक होगी, उसमें वो करेंगे, पेंशन ले सकते हैं। बट ओरिजिनल इसका जो डिफरेंट था, अब एक्चुअल जो तय पाया है वो स्लाइटली डिफरेंट है, बट अभी भी 10 साल तक वो स्पाउस की डेथ के बाद पेंशन ली जा सकती है, जो अभी एग्रीमेंट इनका तय पाया है दोनों साइड से। जो एक बहुत बड़ा जो कम्यूटेशन वाला इशू है कि कैलकुलेशन जब ये पेंशन वगैरह होती है, अभी 35 और उसका 65 का फार्मूला फीसद का, तो प्रपोजल ये था कि 35% कम्यूटेशन देने के लिए इसको 25% कर दिया। जो होम टेक वो पैसे लेके जाते हैं फिर रिटायरमेंट, उसमें कमी आ जाती। बट उसमें जो मिलिट्री का ये ख्याल था कि इसको 25 ना करें, इसको 30% कर लें 35 की बजाय। जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है हमारी, जो सिविल साइड को रिप्रेजेंट करती है, उनका ख्याल था कि ये 35% ही रहनी चाहिए, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। यहाँ से इनको जो अपफ्रंट कुछ सेविंग होनी थी वो नहीं हो रही, तो क्योंकि उसके ऊपर ये अनचेंज है। 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये हिट करती हैं दोनों साइड्स पे जाके, मिलिट्री को भी और सिविलियन को भी, कि एक अब बंदा रिटायर हो जाता है वो री एम्प्लॉय हो जाता है गवर्नमेंट सर्विस के अंदर। तो प्रपोजल ये था कि जब वो री एम्प्लॉय हो जाएगा तो या वो तनख्वाह लेगा या वो पेंशन लेगा। तो अब ये इसके ऊपर इतफाक नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको पता है मिलिट्री के अंदर तो बड़ी अर्ली एज में रिटायरमेंट्स हो जाती हैं। तय अब ये पाया है, जिसकी मंजूरी होना बाकी है, कि री एम्प्लॉयमेंट या जो तनख्वाह या पेंशन, ये क्लॉज एप्लीकेबल होगी 60 साल की उम्र के बाद। तो जब बंदा 60 साल का हो जाएगा तो फिर वो दोनों में से कोई एक ही चीज ले सकता है, अगर वो काम भी कर रहा है। हमारे यहाँ आपको पता है कुछ ऐसी नौकरियां रिटायरमेंट के बाद जिसमें लाखों रुपए, 25 लाख 30 लाख रुपए तनख्वाह होती है, तो पेंशन तो बहुत कम होती है। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो पेंशन को क्यों ऑप्ट करेंगे, वो तो उस सैलरी को ही ऑप्ट। अच्छा, इसमें एक और ये था कि जो मल्टीपल पेंशन्स थी, एक से ज्यादा पेंशन भी लोगों को मिल रही है डोमेस्टिक इनकम के सोर्सेज से, तो उसमें यह था कि दोनों में से कोई एक पेंशन वो रिटेन कर सका है। तो ये भी तय नहीं पाया, फिर इस पर इतफाक नहीं हुआ नाज़रीन। तय इस पर हतमी तौर पर फाइनली ये हुआ है कि जो मल्टीपल पेंशन्स हैं वो बेवा तक मिलती रहेंगी। बेवा की जो है या जो भी स्पाउस है उनकी डेथ के बाद फिर जो मल्टीपल पेंशन का सिलसिला हो जाएगा, उसके बाद फिर जो अगले 10 साल होंगे उसमें सिर्फ एक पेंशन जो है वो मिलेगी।